आपके हाथ में टीवी का रिमोट हो और टॉप 10 न्यूज आए और पूरे दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दे, इससे बेहतर क्या होगा? ये सबसे अच्छा है ना। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सौमित्र है। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां चूहा पॉलिटिक्स चरम पर है। अब ये चूहा पॉलिटिक्स क्या है और क्यों चरम पर है, तो मैं बता रहा हूं। सूबे के कई धान खरीदी केंद्रों से धान के गायब होने का जिम्मेदार चूहों को बताया गया है कि ये चूहे हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ में मुसवा भी कहा जाता है। मैं सही हूं? मुसवा कहा जाता है, मुसवा ही कहा जाता है ना? बिल्कुल, मुसवा ही कहा जाता है। कवर्धा, महासमुंद, बलरामपुर, पेंड्रा के खरीदी केंद्रों से धान गायब होने पर सवाल किया गया। बताया गया कि धान चूहे चट कर गए। चट करने का मतलब खा गए। अफसर भले चूहों को इसके लिए गुनाहगार ठहराए, लेकिन विपक्ष को यह बात हजम नहीं हो रही है। लिहाजा सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक उसने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आपके सामने दो तस्वीरें आएंगी, प्लीज तस्वीरों को एक साथ लेकर आइए, दोनों तस्वीरें। गुड। पहली तस्वीर जो अभी ये दिख रही है रायपुर की है, जहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने चूहा लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। चूहों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार पर आरोप लगाया है कि धान घोटाला कर चूहों का बहाना बना रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख लीजिए, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्रियों को मुसवा बताया गया है। वीडियो में यह भी लिखा है, ये सभी छत्तीसगढ़ के धान को खाने वाले हैं। जल, जंगल और जमीन को खोखला करने वाले मुसवा प्रदेश के मंत्री हैं। दीपक बैज ने सीएम समेत मंत्रियों को बताया भ्रष्टाचारी मुसवा। तो भला बीजेपी कैसे चुप रहती? भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने जवाबी हमला कर दिया। कौन किसको क्या बोल रहा है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार जांच करेगी, जो दोषी पाए जाएंगे उसको दंड देगी। लेकिन मैं एक चीज बैज जी से पूछना चाहता हूँ, ये आबकारी घोटाला में 3200 करोड़ का जो घोटाला वाले लोग जेल गए वो क्या है? तो आप पहले प्रूफ हो जाए, अपराध तय हो जाए, उसके बाद बोलिए। आपका तो अपराध तय हो गया, लोग जेल चले गए, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। अब बात नेताओं के आउट ऑफ कंट्रोल बोल की, जो इन दिनों मध्य प्रदेश में आम बात हो चली है। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर उठा तूफान थमा भी नहीं था कि अब सपा नेता आरडी प्रजापति ने शब्दों की मर्यादाएं लांघी है, जिस पर बवाल मच गया है। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, वो है सनातन पर हमला। क्या है पूरा मामला, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले आई है संतोष वर्मा, फिर कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया और अब बीजेपी के पूर्व विधायक वर्तमान सपा नेता आरडी प्रजापति। इन सब की एक के बाद एक सनातनी आस्था, हिंदू धर्म के खिलाफ जहरीली बयानबाजी जारी है। असल में भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान सपा के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने तथावाचकों के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग करते हुए शब्दों की मर्यादाएं लांघ दी। सबसे पहले उनका ये जहरीला बयान सुनिए। जो 5 बाबा हैं इस देश के अंदर, वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं कि इनकी रजिस्ट्री करवा लो। अब बहन बेटियां तो पिलाट हो गई हैं। मैं चाहता हूं हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो व्यासपीठ से बोलते हैं। आरडी प्रजापति के इस विवादित बयान के बाद एमपी की सियासी तपिश बढ़ गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सनातन और महिलाओं का अपमान करना सपा और कांग्रेस की आदत में शुमार है। सनातन के खिलाफ समाजवादी, कांग्रेस और विपक्ष की जो मानसिकता है उसका ये बयान आया, ये उनकी मानसिकता का परिचायक है। इसको बख्शा नहीं जाएगा। प्रियंका जी कहाँ हैं, जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनका नारा कहाँ गया? केवल और केवल महिलाओं का अपमान करना, सनातन का अपमान करना, ये विपक्ष की आदत हो गई। बीजेपी के घेराबंदी के चलते बैकफुट में आई समाजवादी पार्टी ने सफाई देते हुए आरडी प्रजापति के बयान से किनारा कर लिया।
तो वहीं कांग्रेस ने दो टूक कहा कि नेगेटिव सोच से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि एक समाज में सभ्यता है, संस्कार है, महिलाओं के प्रति आदर है। हम नेगेटिव नकारात्मक दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कुल मिलाकर विभाजनकारी जहरीले बयानों के बाद निंदा वाली पॉलिटिक्स जारी है, लेकिन जिस तरह से सनातनी आस्था और हिंदू समाज को तोड़ने वाले बयान कुछ चुनिंदा लोगों की ओर से जारी है, जिम्मेदार इन बयानवीरों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय निंदा खेल रहे हैं। भोपाल से विवेक कुमार पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब बात बीजापुर की कर लेते हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 महिला नक्सली समेत 6 नक्सली काडर मारे गए। इसमें नेशनल पार्क एरिया कमेटी के इंचार्ज और नक्सली नेता DVCM दिलीप बेंडजा भी शामिल हैं। मौके से स्वचलित हथियार, विस्फोटक और भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई। नेशनल पार्क एरिया कमेटी के DVCM दिलीप बेंडजा और अन्य नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम रवाना हुई। 17 जनवरी 2026 की सुबह से जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग शुरू हुई, जो 18 जनवरी की शाम तक चली। मारे गए नक्सलियों की पहचान DVCM दिलीप बेंडजा, ACM मांडवी कोसा और ACM पालो पोडियम और ACM लक्खी मणकाम और PM जुगलो बंजाम और PM राधा मेटिटा के रूप में हुई है। इन सभी पर कुल 27 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ऑपरेशन में निकलने के बाद में 17 तारीख से लगातार सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई और कल शाम तक ये मुठभेड़ चला है। और मुठभेड़ के पश्चात 4 महिला माओवादी समेत कुल 6 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक हथियार जिसमें 2 AK-47, 1 इंसास, 2 303, 1 कार्बाइन, BGL लॉन्चर एवं अन्य जो विस्फोटक सामग्री वो भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ में कुछ कैश भी बरामद किए गए हैं। गरियाबंद में 9 नक्सलियों ने 3 AK-47, 2 नग SLR, 2 नग मतलब 2 SLR और एक 303 हथियार के साथ IG अमरेश मिश्रा के सामने सरेंडर किया। इसमें 6 महिला 3 पुरुष शामिल हैं। नक्सलियों ने सरकार की आत्मसमर्पण नीति और योजनाओं से प्रभावित होकर हथियार डालने का फैसला लिया है। इन नक्सलियों पर कुल 48 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 3 नक्सली DVC स्तर के हैं। IG अमरेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गरियाबंद जिला अब नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन ये घोषणा करने का हमें अधिकार नहीं है। धमतरी जिले में कुछ नक्सली गतिविधियां हैं, उनके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही वो क्षेत्र भी नक्सल मुक्त हो जाएगा। गरियाबंद में जितने लोग वो आज के दिन में एक्टिव नहीं है। टोटल इन पे 9 पे 45 लाख रुपए का इनाम था। 3 AK-47, 2 SLR और 1 303 था। खास बात यह है कि इन 9 नक्सलियों के प्रोफाइल को अगर आप देखें तो कुछ नक्सली ऐसे हैं जब नक्सलवाद की नींव गरियाबंद जिले में डाली जा रही थी तब से सक्रिय थे, 15-16 सालों से। आप 22 तारीख से 31 तारीख तक कहीं जाने वाले तो नहीं हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने दर्शकों से। अच्छा, जाने वाले हैं तो बता रहा हूं। 22 से 31 जनवरी तक 20 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कितनी? 20 ट्रेनें। छत्तीसगढ़ की बात है। पहले खबर आई कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल में 6 पैसेंजर ट्रेनों को 4 दिनों के लिए रद्द किया गया। जांजगीर नैला चाप सेक्शन के समपार फाटक पर गार्डर डी लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। अब इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रेलवे विभाग ने हमको ये बताया है, तो आपको बताना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने पूछ लिया पहले ही कि आप 22 तारीख से 31 तारीख तो कहीं जाने वाले नहीं है। मैं तो जा रहा हूं माघमेला, आप लोग जाने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए है, जिससे ट्रेनों को परिचालन प्रभावित होगा। इसके मद्देनजर 22 से 25 जनवरी तक बिलासपुर रायगढ़, बिलासपुर और बिलासपुर कोरबा, बिलासपुर मेमो लोकल ट्रेन नहीं चलेगी। ये भी गार्डर डी लॉन्चिंग के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने और गुजरने वाली कुछ और ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।
जबकि 2 ट्रेन की यात्रा बीच रास्ते में ही समाप्त हो जाएगी, यानी आपको अधर में छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आप बाइक से जाइए, बस से जाइए, रेलवे को क्या लेना देना। इसके बाद रेलवे ने फिर यात्रियों को झटका दिया। अब इतना ही नहीं, फिर दिया झटका, एक साथ 14 और ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। अभी यात्री सोच रहे थे कि इतनी ट्रेनें, फिर 14 ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान, जबकि 4 ट्रेनों को तय डेस्टिनेशन से पहले ही रोकने का फैसला कर लिया गया। इन ट्रेनों को कैंसिल करने की वजह राजनांदगांव कलमना के बीच 3rd लाइन कनेक्टिविटी बताई जा रही, यानी इस दौरान इन रूटों पर रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले बिलासपुर रेल मंडल में ब्रिज मरम्मत के चलते 6 पैसेंजर ट्रेनें और 2 दिन के लिए कैंसिल की गई थी, यानी छत्तीसगढ़ में ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पता है, लेकिन मेरे दर्शक क्या सवाल करने लगे जैसे ही ये खबर चली, वो कह रहे कि मालगाड़ी तो जाएगी, मालगाड़ी तो जाएगी, लेकिन फिर यात्री ट्रेनों को क्यों रोक दिया जाएगा। तो इसका भी जवाब रेलवे विभाग को देना चाहिए भाई, कि मालगाड़ी तो उसी ट्रैक पे दौड़ेगी, लेकिन यात्री ट्रेनों के साथ ही ये क्यों होता है ना ये सवाल। अब चलते हैं झाबुआ। झाबुआ में क्या है, झाबुआ से एक खबर आई है, दिल दहलाने वाला हादसा, वो बहुत दुखद हादसा हुआ है। सोमवार शाम करीब तकरीबन उस वक्त 4 बज रहे थे, मुझे याद है जब मेरा मध्य प्रदेश का बुलेटिन में पढ़ रहा था, उस वक्त खबर आई, हड़कंप मच गया जब मेले में एक ड्रैगन झूला अचानक टूटा और गिर गया। झूले पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक झूले की तय क्षमता से कहीं अधिक बच्चे उस पर बैठे हुए थे, जिससे संतुलन बिगड़ा और झूला सीधे जमीन पर गिर गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 15 लोग जख्मी भी हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब ड्रैगन झूला पूरी रफ्तार से चल रहा था और उस पर बच्चे, महिलाएं और युवक सवार थे। अचानक तेज आवाज के साथ झूला अनबैलेंस हो गया और नीचे की ओर गिरने लगा। इसके बाद लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। हादसे में कुछ झूला सवार स्कूली बच्चों को चोट आ गई। दिल दहलाने वाला यह हादसा झाबुआ शहर के हाई सेकेंडरी ग्राउंड पर हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आई है। और किसी को चोट नहीं लगी, एक लड़की बस को यहाँ पर लगा है, बस बाकी हमने स्वयं निकाले हैं। कितने बच्चे थे? कितने बच्चे ने, एक लड़की बस को लगे हैं और जो स्कूल के बच्चे हैं, बच्चे तो पूरे थे लेकिन किसी को कोई चोट नहीं लगी। ये बड़ी ही गंभीर घटना है जो घटित हुई है, क्योंकि इसमें जब भी अनुमति वगैरह दी गई थी तो इसके लिए प्रॉपर्ली टेक्निकल टीम होती है, उसकी प्रॉपर्ली जो होती है अभिमत वगैरह लिया जाता है, उसके बाद उसकी अनुमति की कार्रवाई होती है। तो इसके अंदर जो भी सदस्य या जो भी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी यदि किसी प्रकार की भी उनके स्तर पे कमी पाई जाती है। हादसे में एक बार फिर ऐसे मेलों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए गए। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता थे या थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जान को खतरे में डाला गया। तमाम सवालों के जवाब प्रशासन की जांच के बाद मिलेंगे। हरीश यादव, IBC 24, झाबुआ। इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हमारी संवेदनशीलता और सोच पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मजबूरी का चेहरा दिखाकर भीख मांगने वाला शख्स असल में करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। पता है, भीख मांग रहा था लेकिन करोड़ों का मालिक है। हमारी टीम भी मांगीलाल की सच्चाई जानने उसके घर पहुंची और तैयार किया एक खास रिपोर्ट जो आपको हैरान कर देगी। तीन मकान, 3 ऑटो और लग्जरी कार, भीख के साथ ब्याज का धंधा। क्या इस रईस भिखारी का राज? लकड़ी कर रैंप, पीठ पर बैग, हाथों में जूता और मजबूरी का नकाब। इंदौर के सराफा बाजार में रोज दिखने वाला यह शख्स सालों से लोगों के संवेदना का फायदा उठाता रहा। लोग इसे मजबूर और दिव्यांग समझकर पैसे देते रहे, लेकिन भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान ने जब इस चेहरे से नकाब हटाया तो सच्चाई सुनकर अफसरों के भी होश उड़ गए। कथित तौर पर भीख मांगने वाला यह शख्स करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। पूछताछ में सामने आया कि मांगीलाल के पास शहर के अलग अलग इलाके में 3 मकान हैं। इनमें से एक मकान 3 मंजिला,
इतना ही नहीं, उसके पास 3 ऑटो रिक्शा और एक डिजायर कार भी है। वह लोगों को ब्याज पर पैसे भी देता है। इसने बताया कि लगभग ये 2021-22 से लगातार भिक्षावृत्ति कर रहा है और भिक्षावृत्ति करने के साथ साथ ये सराफा में लोगों को ब्याज से भी पैसा दिया है। इसका प्रतिदिन का कलेक्शन भी 1000-2000 रुपये हो जाता है, जो कि ब्याज से आता है। साथ ही प्रतिदिन इसको 400-500 रुपये भिक्षावृत्ति में भी मिल जाते हैं। हमारी टीम भी मांगी लाल की सच्चाई जानने की कोशिश की और उसके इंदौर के बाणगंगा इलाके में स्थित घर पहुंची, जहां मांगी लाल की मां सीताबाई मिली। घर में फ्रिज, कूलर समेत कई सामान मिले। बातचीत के दौरान मांगी लाल की मां ने भी पुष्टि किया कि मांगी लाल यही रहता है। घर किसका है? ये मांगी लाल का है। मांगी लाल कौन है आप? तुम्हारा छोरो आई। तुम्हारा छोरो है? हाँ। इस वक्त हम उसी के घर के बाहर खड़े हैं जिसे भिक्षावृत्ति करते हुए महिला बाल विकास की टीम ने पकड़ा था। और जब महिला बाल विकास की टीम ने उससे पूछताछ की तो उसमें खुलासा हुआ कि मांगीलाल जो है वो मालामाल है। सड़कों पर घूमने वाला मांगीलाल कागजों में मालामाल निकला। और इतना ही नहीं, एक 3 मंजिला पक्का मकान जो है उनका निकला और साथ ही सराफा में कई लोगों को पैसे देने की बात भी उनकी तरफ से सामने आई। एक गाड़ी जो है वो भी उनके सामने आई। ये जो मांगीलाल का घर है ये उनकी माँ है और वे यहीं पर बैठी हुई हैं और यहाँ पर घर के अंदर कूलर, फ्रिज सहित कई सुविधाएं जो हैं वो जुटी हुई हैं। इंदौर जिले को भिक्षुक मुक्त घोषित किया गया है। यहाँ भिक्षा देना और लेना दोनों जुर्म है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सराफा बाजार एसोसिएशन ने भी मामले में चिंता जाहिर की है। सभी जो भिक्षुक हैं, हमारे भिक्षुक बंधु हैं, उनको पूरी तरह रिहेबिलिटेट करना ताकि एक अच्छा जीवन जी सके, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। और चूंकि इंदौर में भिक्षावृत्ति पूरी तरह बैन है तो इस पे जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमें इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना भी चाहिए कि कई प्रकार के लोग जो मांगने करने के लिए आते हैं उनकी पूरी डिटेल या जानकारी भी होना चाहिए कि कहीं वो किसी गलत गतिविधियों में शामिल ना हो। इधर मांगी लाल ने भिखारी होने से इनकार कर मामले में नया ट्विस्ट ला दिया। मांगी लाल का क्या कहना है जरा आप वो भी सुनिए। लोग भिक्षावृत्ति नहीं करते, झूठा छापा है। भिक्षावृत्ति नहीं करता हूँ मैं, कोई देता मैं भिक्षा लूं क्यों? मेरे को क्या जरूरत है मेरे भीख करने की? झूठ बोलते भीख लेकर ले। अब उधार का पैसा लेना गुनाह है क्या? उधार का पैसा लेना में आपने छाप दिया कि बोले ये भीख मांग रही है तो गलत बात है। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? सब बताया भी मैंने कि मैंने ये नहीं करा भाई कि झूठा। बोले भाई मैं बार बार बोलता गया कि देखो मैंने भीख नहीं मांगी, भीख नहीं मांग रही हो। सबको बोला भाई कि माने नहीं। हालांकि मांगी लाल के इस दावे पर उज्जैन के सेवाधाम आश्रम का प्रबंधन संदेह जता रहा। अब इनसे पूछते हैं तो इनके कई मकान हैं, गाड़ियां हैं, 500-700 रुपए रोज इनको भिक्षावृत्ति में मिल जाते हैं। हालांकि ये बोलते में लोग स्वेच्छा से, ये मैं इसमें विश्वास नहीं करता। इंदौर से सामने आई यह मामला साफ बताता है कि जरूरतमंद और पेशेवर भिक्षुक में फर्क करना कितना जरूरी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस तरह के मामलों पर कितनी सख्ती से लगाम लगाता है। उज्जैन से इंद्रेश सूर्यवंशी के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। करोड़पति भिखारियों की कहानी फिल्मों में मैंने देखी थी, लेकिन आज लाइव देख लिया इसी बुलेटिन में। करोड़पति भिखारी निकला ये और ऊपर से कह रहा है कि मैं मांगता नहीं, लोग स्वेच्छा से देते हैं। इधर UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सोमवार को भारत पहुंचे। इस दौरान PM मोदी ने सभी प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए उन्हें दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया। इसके साथ ही PM मोदी ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट आया हूं। UAE राष्ट्रपति के भारत आगमन पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिमी एशिया में स्थिति काफी संवेदनशील बनी हुई है। यमन में UAE और सऊदी अरब के बीच तनाव बना हुआ है। परिक्रमा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि खुद को जोड़ने का एक आध्यात्मिक मार्ग है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इंग्लैंड के चकाचौंध भरे जीवन को छोड़कर भारत हजारों किलोमीटर पैदल चलने क्यों आएगा? हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इंग्लैंड के ऐसे 2 विदेशी मेहमानों से जिनके पैरों में छाले तो हैं
लेकिन जुबां पर सिर्फ एक नाम है, नर्मदे हर हर। देखिए रिपोर्ट। भारत भूमि को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता, बल्कि भारत की माटी में धर्म और अध्यात्म का ऐसा पावन प्रवाह है कि हर कोई बस खिंचा ही चला जाता है। आप जीवनदायिनी मां नर्मदा की परिक्रमा करते हुए संतों और भक्तों को देखते ही हैं, लेकिन एमपी के मंडला में इंग्लैंड से आए इन दो भक्तों को माई नर्मदा की परिक्रमा करते देख आपका मन झूम उठेगा। यह हैं 60 की उम्र पार कर चुके गाय डैन और उनके युवा साथी जैक। पूरी श्रद्धा के साथ नर्मदा की कठिन परिक्रमा पर निकले हैं। गाय डैन के लिए भारत नया नहीं है। वह पहली बार 1976 में महज 18 साल की उम्र में भारत आए थे। ये उनका 7वां दौरा है। उनकी ये यात्रा पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि मां नर्मदा के प्रति अटूट कृतज्ञता व्यक्त करने का एक जरिया है। गाय डैन कहते हैं कि वे ग्रामीण भारत और परिक्रमा वासियों की उदारता देखकर दंग हैं। इंग्लैंड का जीवन यहाँ से बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग बहुत दयालु हैं। इसके साथ वे बताते हैं कि वो हर दिन 20 से 25 किलोमीटर चलते हैं। उनका संदेश यही है कि मां नर्मदा की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। My purpose is to give thanks to the river and to seek her blessing. Very wonderful. India is very special to me, and to be able to experience rural life in India close to the river. Well, it's very unique to walk the Narmada Parikrama because it is a very different experience from life in England. वहीं युवा जैक के लिए नर्मदा परिक्रमा का यह अनुभव बिल्कुल नया है। जैक को इस यात्रा की प्रेरणा अपने अंकल गाय डैन से ही मिली। जहां आज की युवा पीढ़ी तकनीक और शहरी चकाचौंध में खोई है, वहीं जैक ग्रामीण भारत की सादगी और आश्रमों के सात्विक भोजन में सुकून ढूंढ रहे हैं। And I wanted to spend time in India. I wanted to do something spiritual or religious, and I wanted to spend time really in rural India. I didn't want to be in a city or anything. वहीं स्थानीय लोग नर्मदा परिक्रमा को जीवन की उन्नति से जोड़कर देखते हैं और भारतीय परंपराओं के प्रति विदेशी लोगों के जुड़ाव को सुखद बताते हैं। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार आज मैंने देखा है कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के लंदन से जो चाचा भतीजे हैं, एक जैकी और एक डेन करके हैं, वो परिक्रमा पर निकले हैं और लगभग वो 25 किलोमीटर की सफर तय कर रहे हैं। विदेश तक इस हमारे सनातन संस्कृति से जोड़ रहे हैं, माँ नर्मदा के प्रति जोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर भारत की माटी में, भारत की परंपराओं में कुछ ऐसा ही है कि सारी दुनिया बस खींची चली जाती है। मां नर्मदा की परिक्रमा में अध्यात्म और जीवन का सुकून ढूंढती है। इंग्लैंड के गाय डैन और जैक की यह नर्मदा परिक्रमा यात्रा भक्ति की शक्ति का गवाह है और इस बात का प्रमाण है कि जब मां नर्मदा का बुलावा आता है तो 7 समंदर की दूरी भी छोटी पड़ जाती है। देवेंद्र चौधरी, IBC 24, मंडला। टॉप 10 न्यूज में ये वक्त है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन कल इसी समय फिर यहीं मिलूंगा मैं। तब तक आप रखिए अपना बहुत ख्याल। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।